सेकेंड इंग्लिश में आज हम जो है वो टारगेट पेपर डिस्कस करेंगे 2024 का। टारगेट पेपर मीन्स इंपॉर्टेंट पेपर, इंपॉर्टेंट चीज़ें किस और उसके ट्रिक्स किस तरह से आप 90+ मार्क्स गेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है। 80s तक लाने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है बच्चों को, तो 90+ तो बहुत कम आते हैं। तो यकीनन कुछ न कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं इंग्लिश के पेपर में ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से हमारे नंबर लेस होते हैं और वो 80s और 70s और 60s में पहुँचते हैं और हमारी परसेंटेज को गिराते हैं। सिंपल सी बात है। अब वो सबसे पहली चीज़ तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जिसकी तैयारी हमें करनी है, किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से उसको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास जो पेपर है सेकंड इंग्लिश का न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग 2024 के लिहाज से, क्योंकि मॉडल पेपर इसलिए इसका नहीं आया कि 2023 में जो मॉडल पेपर था, जो पैटर्न था, जो स्कीम था, वही फॉलो हो रहा है 2024 में। लेकिन सिंपल सी बात है, हर स्टूडेंट ये चाहते हैं कि नए सिरे से सर एक बार आप बता दें, वो बजाय 2023 के लेक्चर को देखने के वो चाहते हैं 2024 में भी कुछ ऐसी चीज़ आ जाए, क्योंकि ऐसे वगैरह जाहिर सी बातें चेंज हो जाएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं ओवरऑल मैं ये वीडियो भी बना दे रहा हूँ और आपको समझा भी दे रहा हूँ इस हवाले से। तो सेकंड इंग्लिश का जो पेपर होता है, आपको पता है कि उसके जो टोटल मार्क्स हमारे पास होते हैं, उर्दू की तरह इंग्लिश और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जो 100 मार्क्स के हमारे पास होते हैं। और जो टाइम आपको जो दिया जाता है उसके लिए वो 3 आवर्स का 3 घंटे का वक्त होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न पहले मैं आपको बता दूं। 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो हमारे पास होगा बेटा, दिस इज एमसीक्यूज। सेक्शन ए हमारे पास एमसीक्यूज होगा, 20 एमसीक्यूज इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सो देयर विल बी 20 एमसीक्यूज इन इट। ठीक है, और कंपलसरी पोर्शन होता है, आप सबको पता है कि उसमें कोई चॉइस आपको नहीं मिलती, OMR शीट होती है जिसमें आपको ये परफॉर्म जो है उसको फिलअप करना पड़ता है। 20 एमसीक्यूज है विदाउट एनी चॉइस। और वो एमसीक्यूज आएंगे कहाँ से? याद रखना, ये एमसीक्यूज आपके प्रोज से भी आ सकते हैं बेटा, ये एमसीक्यूज आपके पोम से भी आ सकते हैं, और ये एमसीक्यूज आपके नॉवेल प्रिजनर ऑफ जेंडर से भी आ सकते हैं। ग्रामर से रिलेटेड कोई एमसीक्यू सेकेंडरी में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ग्रामर से कोई एमसीक्यूज नहीं आता, वो आएगा आपके चैप्टर से, आपके पोम से, आपके नॉवेल से। आप जितने भी 10 ईयर को उठा लें, 20 ईयर उठा लें, आपको सारे इन्हीं में से दिखेंगे। एक भी ग्रामर के एमसीक्यूज कहीं पे भी नहीं दिखेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तो फिर भी ग्रामर से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं, बट सेकंड ईयर में नहीं आते। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे। और उसके लिए वही है कि आप एमसीक्यूज के पोर्शन को किस तरह से करेंगे। पैसिव लर्निंग तो ये होती है कि आप जो है वो 10 ईयर को कर लें, बट उससे सारे एमसीक्यूज नहीं निकलेंगे। न्यू इंग्लिश में खास तौर पे न्यू एमसीक्यूज डाले जाते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि लेक्चर्स आप या तो क्लासरूम में, अगर आपने मेरे लेक्चर्स लिए तो आप उसको गो थ्रू करेंगे, या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर्स देख सकते हैं सारे डले में। एक बार उसको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यूज का पोर्शन मैंने बताया तमाम सब्जेक्ट में सबसे डेंजरस पोर्शन होता है, इसका इंपॉर्टेंट नहीं निकलता एग्जैक्ट। ठीक है ना, तो इसको, और ये सबसे ज़्यादा अलग, सेक्शन बी और सी तो बहुत रिपीट होता है, बट एमसीक्यूज इतने रिपीट नहीं होते। ठीक है, और इसमें एक नंबर आपके जो है वो कटेंगे, तो जाहिर सी बात है मार्क्स आपके डाउन होंगे। तो एमसीक्यूज के लिए ये, हाँ, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें, सेल्फ टेस्ट दें, एमसीक्यूज के पीडीएफ्स होते हैं उसके थ्रू तैयारी करें। ठीक है, जितना हो सके। लेकिन ये है कि इसमें ज़्यादा तैयारी आपकी रिकॉर्ड होती है, उसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट। ठीक है ना, तो ग्रामर कुछ नहीं आएगा, तो बस आपको ये 3 बुक्स हैं जो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सेक्शन ए के बाद अब आते हैं हम सेक्शन बी में। अच्छा, सेक्शन ए में जो ये आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है। ये क्वेश्चन 1 के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, 20 पार्ट्स इसके बन जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटा सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और अब सब जानते हैं फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर में भी यहाँ अजीब सा एक नोट लिखा हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि वो समझाना पड़ता है, हर बार बच्चों को समझाना पड़ता है, उसको समझ में कभी भी नहीं आता ये। और उसमें नोट क्या लिखा होता है कि अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सेलेक्ट एट लीस्ट 2 फ्रॉम ईच सब सेक्शन, ये लिखा होता है। 10 क्वेश्चन आपको टोटल अटेम्प्ट करने होते हैं। एक सवाल, एक क्वेश्चन आपके पास बेटा इसके अंदर आता है, वो आता है 4 मार्क्स का। तो ये हमारे पास तो जगह 4 × 10 इज इक्वल टू 40, 40 नंबर का आपका सेक्शन भी ओवरऑल बनता है 40 मार्क्स का। इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 4 सब सेक्शन होते हैं, हर सब सेक्शन से 2 अटेम्प्ट आपको करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। अब इसमें 4 सब सेक्शन है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज सब सेक्शन 1 होगा। सब सेक्शन 1 आपके पास क्या होता है, दिस इज प्रोज।
जो आपके चैप्टर्स होते हैं उससे आता है। यहाँ पर 4 क्वेश्चन बेटा आपको दिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन 2 दिखेगा, क्वेश्चन 3 दिखेगा, क्वेश्चन 4 आएगा, क्वेश्चन 5 आएगा। ये 4 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 2 हमारे पास जो है वो पोम्स का सेक्शन है, पोइट्री का है। इसमें 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद हमारे पास सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 के अंदर आपको फिर ये हमारे पास कहलाता है नॉवेल। ये नॉवेल सेक्शन होता है, नॉवेल पोर्शन होता है, लिखा होगा प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा, ठीक है। इसके 4 क्वेश्चन दिखेंगे, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, ठीक है। और उसके बाद सब सेक्शन 4 आपका होता है। सब सेक्शन 4 जो आपके पास आएगा, दिस इज़ एक्चुअली व्हाट, दिस इज़ ग्रामर पोर्शन। ग्रामर आपका सब सेक्शन 4 में आता है। इसमें भी 4 क्वेश्चन, सॉरी इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन 13 के बाद यहाँ पर क्वेश्चन 14 मिलेगा, क्वेश्चन 15 मिलेगा और क्वेश्चन 16 आपको, ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखो इन सब में से आपको जो है ना वो 10 करने, टोटल 10 कर रहे हैं। और कम से कम 2, ऐसा नहीं कि 4 यहाँ से कर लिया, 4 यहाँ से कर लिया, 2 यहाँ से कर लिया तो मसला हो जाएगा। तो 10 तो हो गए, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 2 यहाँ से। हमें ग्रामर नहीं पसंद, हम ग्रामर नहीं कर रहे, ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट एटलीस्ट 2 फ्रॉम ईच सब सेक्शन। हर एक से कम 2 पहले आपको देखने, मतलब निशान लगा लेने। उसके बाद क्या करोगे कि आप फिर आपकी मर्ज़ी होगी कि बाकी 2 आप कहीं से भी कर दो, एक भी कहीं से भी कर सकते हो, पता है ये बात सबको। तो कम से कम 2 आपको सब, मतलब हर एक सब सेक्शन को टच करना है आपको, अनटच नहीं छोड़ना है कोई भी पोर्शन आपको, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी डू इट। अब क्या करना है सर, अब ये सबसे ज़्यादा पेचीदा चीज़ होती है कि सर इसमें हमें अटैम्प्ट क्या करना है, क्या आसान होगा हमारे लिए, बिना कम तैयारी के हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। देखो दादा जिसकी तैयारी पूरी है वो तो कुछ भी कर लेगा स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है मैं ये जो लेक्चर बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो मिनिमम एफर्ट्स के ज़रिए 90+ मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। मैक्सिमम एफर्ट से तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी मेहनत करोगे उतने बेहतरीन नंबर आएंगे। कम मेहनत से कैसे ज़्यादा नंबर आए, इसी को टारगेट पेपर कहा जाता है, सही है। और जाहिर सी बात है 10% बच्चे जो होते हैं वही फुल मैक्सिमम एफर्ट्स करते हैं, 90% बच्चे एवरेज एफर्ट्स करते हैं, मिनिमम ही करते हैं। ये पाकिस्तान कराची का रूल है ये, ठीक है। अब इसके पीछे कोई भी रीजंस हो सकते हैं बट ऐसा ही होता है, ठीक है। अब किस तरह से हम अटैम्प्ट करें सर, देखो मेरे लिहाज से ना जो मुझे तरीका समझ में आता है, नॉवेल जो है ना, अच्छा नॉवेल जो आप पढ़ेंगे ना, नॉवेल के आप 4 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं ईजिली, चूँकि ये स्टोरी है। ये 4 के 4 100% आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। 4 सवाल यहाँ से आपको निकाल लेने। अब जब 4 यहाँ से निकले, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से निकालना है बस, ठीक है। नॉवेल के आप चारों अटैम्प्ट करो, क्योंकि नॉवेल स्टोरी होती है, सब कनेक्टेड थॉट्स हैं। अगर आपने एक नॉवेल अगर आपने पढ़ लिया है तो काफ़ी है। और उसमें और नॉवेल जो आपका प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा है, उसमें मैंने 90 मिनट्स का एक लेक्चर बनाया हुआ है ओवरऑल, जिसमें 90 मिनट में 1.5 घंटे में मैंने पूरी ज़ेंडा की स्टोरी बताई है। तो वो अगर आप लेक्चर देख लेते हैं तो आपके 4 सवाल ऐसे निकल जाएगा, अगर आप ओन वर्डिंग्स में लिखना चाहेंगे। अच्छा, लिखने के लिए वही बात है ना कि इसमें अब 2 चीज़ें हैं कि लिखा किस तरह से जाए। तो क्यों 2 तरह से मैं बता सकता हूँ कि अगर आप कि इंग्लिश अच्छी है तो आप ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। इंग्लिश अच्छी है तो आपने अगर इसको पढ़ लिया ना सिर्फ, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और अगर आप करेक्ट ग्रामर नहीं लिख पाते तो आपको याद करना पड़ेगा, याद करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब वो 90 मिनट्स के लेक्चर देख लें और इसको आप 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप यहाँ से कर लें। तो 10 ईयर्स से अगर आउट भी आता है कोई ना, तो लेक्चर देखने से आप यहाँ से सवाल आराम से निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये तो 10 ईयर्स से आ जाएगा, कोई आउट भी आता है तो फिर आप उस लेक्चर से कर लेना, ओन वर्डिंग्स में कर लेना। इफ़ यू आर वेल वर्ड्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश की आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स अच्छी हैं तो, ठीक है। बाकी जिसके नहीं अच्छी हैं वो याद कर लेगा, कोई ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे 10 ईयर में आपको इसके। बाकी जो हमारे पास चैप्टर्स हैं और पोम्स हैं, अच्छा पोम्स में आप ये करेंगे कि इसमें 2 क्वेश्चन आपको निकालना है ना, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन निकालना है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जस्ट 10 ईयर्स से आप उसको कर लेना, ठीक है। बाकी जहाँ तक प्रोज सेक्शन की बात आती है, प्रोज सेक्शन में तो बहुत सारे चैप्टर्स इसके अंदर भी हैं, इसके भी 10 ईयर्स से करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक हमारे पास जैसे कि रिफ्लेक्शंस है, रिफ्लेक्शंस हो गया, रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवीकनिंग ईस्ट। इसके बाद एक है द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, द वर्ल्ड एज आई सी इट। और एक हमारे पास है पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड बाय लियाकत अली खान। ये 3 वो चैप्टर्स हैं ना, अगर आप इनके क्वेश्चंस को 10 ईयर्स से कर लेते हैं ना, सिर्फ इन 3 चैप्टर के, तो आपके यहाँ पर 2 सवाल आराम से निकल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको नहीं ज़रूरत है आप डिवोटेड फ्रेंड
मिनट्स विद सेकंड ऑफ दैट दैट एम्ब्रो के सब करने की नीड नहीं है आपको। एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स आप सिर्फ इन 3 चैप्टर के कर लेंगे ना तो आपका 100% 2 सवाल निकलने वाला है इसमें से। बाकी 10 ईयर के सारे पोम्स को कर लेंगे तो आपका 2 सवाल 100% यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से जो है वो आपका 4 सवाल पूरा निकलेगा। ठीक है, अब बच गए हमारे पास यहाँ से 2 सवाल करने, 2 क्वेश्चंस करने। अब यहाँ से जो 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अब पहले मैं बता दूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये जो फर्स्ट हमारे पास आएगा ना, तो राइट सेंटेंसेस फ्रॉम फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स आपको दिए जाएंगे या जिनको हम ईडियम्स भी कहते हैं, 4 होंगे वो, मतलब यानी 4 कहा जाएगा चूँकि चॉइस होगी इसके अंदर भी। तो फ्रेजल वर्ब भी ईडियम्स होते हैं। ईडियम से मुराद क्या, जैसे कि मिसाल के तौर पे टेक आफ्टर, मतलब किसी का रूप लेना, इसी तरह से कॉमा डाल के लिखा होगा लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, टर्न डाउन, किसी की तजवीज़ को मुस्तरद करना। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक इनटू, किसी घर में दाखिल होना ज़बरदस्ती। तो ये इस तरह से ये सारे हमारे पास कहलाता है फ्रेजल वर्ब। वर्ब के फ़ौरन बाद कोई प्रेपोजिशन हमारे पास अटैच होता है, दैट इज़ कॉल्ड अ फ्रेजल वर्ब और ईडियम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। इनके क्या करने होते हैं, सेंटेंस बनाने होते हैं बस आपको। तो ये फ्रेजल वर्ब तो हज़ारों की तादाद में है, तो आपको बस ये जो फ्रेजल वर्ब है या ईडियम्स हैं ये जस्ट आपको 10 ईयर्स से करना है। 10 ईयर्स से कर लोगे तो 4 तो आप कर पाओगे आराम से इसके अंदर से। ये क्वेश्चन आप लाजमी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हैं होमोफोन्स का। होमोफोन्स कहते हैं या फिर इनको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड पेयर ऑफ वर्ड्स। इनको क्या करना होता है बेटा, अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना होता है। इसमें भी चॉइस होती है, एनी 4 कोई 4 आपको करना होता है। ठीक है, अब फ्रेजल वर्ब या होमोफोन्स किससे कहा जाता है, इस तरह से लिखा होगा, जैसे कि जो मिसाल के तौर पे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि स्टोरी STORY, उसके बाद ऐसा कॉलन लगा कर लिखा होगा STOREY स्टोरी, ये एक आ गया। इसी तरह से और वर्ड्स हमारे पास हो सकते हैं, जैसे सीरियल, एक सीरियल ये वाला हो गया और एक सीरियल CEREAL सीरियल होगा, ऐसे होंगे। अब ये कहलाते हैं होमोफोन्स। होमो मतलब होता है सेम और फोन्स मतलब होता है साउंड, सेम साउंड वाले वर्ड्स। ठीक है बेटा, सेम साउंड वाले वर्ड्स, जैसे इसको भी स्टोरी पढ़ते हैं, इसको भी स्टोरी पढ़ते हैं, दोनों के अलग अलग सेंटेंस बनाने। जैसे माई मदर इज टेलिंग मी अ स्टोरी और उसके बनाने हैं शी लिव्स इन अ 3 स्टोरी हाउस। इसी तरह से शी इज़ वॉचिंग अ सीरियल, आई एम ईटिंग सीरियल टुडे। ठीक है, इस तरह से अलग अलग। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ही सेंटेंस के अंदर दोनों को डालने की कोशिश करते हैं। एक ही सेंटेंस में दोनों इस्तेमाल नहीं करना होता है भाई, अलग अलग सेंटेंसेस हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये बहुत आसान होता है। इसको भी अगर आप जस्ट 10 ईयर्स से कर लेंगे ना सिर्फ, तो आपके 100% ये आपके सवाल निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा। ठीक है, बाकी जो मुश्किल पोर्शन होता है ना हमारे पास, वो होता है वर्ड्स मीनिंग्स। वर्ड्स मीनिंग्स, अब वर्ड्स मीनिंग में क्या होता है कि इसके अंदर मैच द कॉलम होता है। मैच द कॉलम होता है 2023 में हम देखेंगे तो मैच द कॉलम है 2023 में, जिसमें इस वर्ड और मीनिंग होती है और उसको हमें मैच करना होता है कॉलम से। अब चूंकि यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन हमारे पास बनता है, चूँकि हम तमाम वर्ड्स की मीनिंग्स हम नहीं जानते और अक्सर चैप्टर्स हम पढ़ भी रहे होते तो समराइज वे पे पढ़ रहे होते हैं। सेंडा पढ़ा हमने, बाकी चैप्टर्स पढ़े तो समराइज पेपर हमने पढ़ा है। ठीक है बेटा, तो उसके अंदर अब हर वर्ड की मीनिंग्स हमने पढ़ी भी नहीं है, डायरेक्ट उर्दू में हमने बात की है, बताया है। तो मेरे लिहाज से तो ये बेहतर नहीं होता कि आप ये क्वेश्चन 16 अटैम्प्ट करें। हाँ, अगर से मैच द कॉलम होता है, कुछ बच्चों को लगता है कि आसान है, बट इससे ज़्यादा आसान आपको ये 2 चीज़ें लगेंगी। ठीक है, करने में, क्योंकि ये एग्जैक्ट आ जाएगा जो आपने याद किया होगा घर पे, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी है सवाल को अटैम्प्ट करना। तो 2 जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे इसके अंदर बेटा, क्वेश्चन 14 और 15 ये 2 अटैम्प्ट करेंगे, बाकी 4 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से अटैम्प्ट करेंगे। इसी तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, लिखना किस तरह से, अच्छा क्वेश्चंस की कुछ चीज़ें बता दूं कि इसके अंदर जब सब सेक्शन इनमें जो है ना, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आंसर्स हमारे पास आएंगे, इसमें आपको क्या करना है कि जो लाइंस होंगी, आइडियल लेंथ हमारे पास जो होती है, ठीक है, आइडियल लेंथ हम कहते हैं 10 to 15 लाइन्स है, इससे कम भी हो सकती है, ये आइडियल लेंथ है। क्या पता 6-7 लाइन में आपका आंसर खत्म हो जाए तो ओके है, पर 10 से 15 लाइन एक आइडियल लेंथ है। अगर आपको लगता है कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें हम 10 से 15 लाइन लिख सकते हैं तो लाजमी लिखें, 15 लाइन से ऊपर ना जाए और डिस्क्रिप्टिव में 10 लाइन से कम ना करें। बाकी कुछ होते हैं सेंट्रल आइडिया वगैरह, उसमें आते ही 7-8 लाइन है तो काफ़ी है, लाइन गिना नहीं जाता, बट ये आइडियल लेंथ है। अगर आप इतना लिख पाओ तो दैट विल बी गुड। आप थोड़ा सा अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं कि कितना लाइन बन जाए, 10 to 15 लाइन्स। तो इसमें क्या होता है, पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं आंसर में। ठीक है, 10 to 15 लाइन्स, और साथ में बेटा ये कोटेशन,
कोटेशन विथ एवरी आंसर, ये भी एक बात याद रखिएगा कि हर एक आंसर के साथ अगर आपको नंबर अच्छे चाहिए ना तो आप कोटेशन ऐड कर दें। कोटेशंस क्या होते हैं, कुछ मशहूर सेइंग्स होती हैं फेमस लोगों की। कोटेशन से क्या होता है कि अट्रैक्टिव हो जाता है आंसर आपका ना, और बड़ा कैची लग रहा होता है और चेकर को बड़ा पसंद आता है। अच्छा आप बोलोगे सर ये हम कैसे करेंगे, तो नोट्स में भी नहीं मिलते, तो कहीं पे भी नहीं मिलता, ये तो किसी भी नोट्स में नहीं है कोटेशन। तो इसका सिंपल मैंने इसका PDF बनाया हुआ है तमाम कोटेशंस का ना। इसमें करना क्या, इसका आसान तरीका ये कि हर चैप्टर के एक एक कोटेशन हम याद कर लेते हैं। हर चैप्टर का देखो एक थीम होता है और उस थीम पर एक कोटेशन लिख दी जाती है। अब उस चैप्टर से कोई भी सवाल आ गया ना या उस पोम से, तो आप वही कोटेशन लिख सकते हैं और आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि आप हर आंसर के लिए अलग कोटेशन याद करेंगे, जाहिर सी बात है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि उसमें नेम भी लिखना होता है कि किसने उसको लिखा उस कोटेशन को। तो मैंने हर चैप्टर के एक एक कोटेशन बनाए हुए, तो वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगा। तो ये से क्या होगा, 4 चांद लग जाएगा आपके आंसर को, वो कैची लगेगा। ठीक है, एग्जामिनर का दिल करेगा नंबर देने का कि यार बड़ा बेहतरीन आंसर लिखा है उसने। ठीक है, ऐसे में बता, ज़रूरी नहीं होता है कोटेशन लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं लिखोगे तो भी नंबर आ सकते हैं, बट अच्छा लगता है अगर आप चाहते हैं सर 90+ स्कोर करना है हमें, दैट्स वाई। तो उसके लिए क्या ट्रिक्स हैं जो हम अपनाएंगे। बाकी 70-80 तो ऐसे भी आ जाता है अगर आप कोटेशन नहीं भी लिखोगे तो, आपको ही पता है। बात समझ आ गई यहाँ तक। सेक्शन B अटेम्प्ट किस तरह से करना है, ओवरऑल एनालिसिस हमने इसको कर लिया। अब आते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन C की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको कैसे अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन C जो हमारा है, दिस इज एक्चुअली डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर। ये डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर कहलाता है। इसमें हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसमें नोट लिखा होता है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो डरने की बात नहीं है कि ऑल लिखा हुआ है सर चॉइस ही नहीं है तो अब तो सर इसमें तो फंस जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि ये सबसे आसान पोर्शन है। 10 मार्क्स का एक पोर्शन होता है, 4 करने होते हैं, तो दिस विल बी एक्चुअली हाउ मेनी मार्क्स, 40 मार्क्स। तो 40 यहाँ, 40 यहाँ, 10 यहाँ, तो पूरा हमारा 20 यहाँ, तो हमारा पूरा 100 मार्क्स हो गया। अब इसमें 4 क्वेश्चन बेटा आपको मिलेंगे, 17, 18, 19, 20, 16 तक तो यहाँ हो गया ना। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन 17 मिलेगा, क्वेश्चन 18 मिलेगा, क्वेश्चन 19 मिलेगा और क्वेश्चन 20 मिलेगा। अब जरा इसको डिटेल में समझें, सबसे ज़्यादा ट्रिक इसमें लगती है कि किस तरह से 4 सवाल हमें निकालने होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास क्वेश्चन 17 आपको मिल जाओगे, इट विल बी आ कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच और करके एक क्रिटिक एनालिसिस भी होती है, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको हम कहते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ पोम। किसी नज़म की क्रिटिकल एनालिसिस करनी पड़ती है। तो देखो ये क्रिटिकल एनालिसिस काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, तो ये इसके लिए आपको अलग अलग, हर पोम के लिए अलग अलग याद करना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि कोई भी बच्चा इसको करता होगा क्रिटिकल एनालिसिस को। तमाम बच्चे कराची में कैरेक्टर स्केच करते हैं ओवरऑल। अब कैरेक्टर स्केच में क्या होता है बेटे, नॉवेल से क्वेश्चन आता है, डिफरेंट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को गिवन होता है, इसमें चॉइस नहीं होती, एक कैरेक्टर होता है, उसी का स्केच करना पड़ता है। लास्ट ईयर जैसे कि हमारे पास रजनडाइल आया, तो इस बार हमारे पास जो है वो 2 स्केचेस इंपॉर्टेंट है, एक प्रिंसेस फ्लेविया इसका कैरेक्टर स्केच, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या हो गया, ब्लैक माइकल। तो फ्लेविया और माइकल अगर आप ये दोनों कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का यहाँ से निकल जाता है। तो फ्लेविया और इसके अलावा जो हमारे पास है दिस इज़ ब्लैक माइकल। तो अगर आपने फ्लेविया कर लिया तो माइकल कर लें, ठीक है। रजनडाइल चूँकि लास्ट ईयर आ गया तो फिर उसके चांसेस नहीं, यहाँ सेफ साइड के लिए कर सकते हैं कि हाँ सर अगर रिपीट हो गया तो क्या होगा, तो क्योंकि चॉइस नहीं है ना इसमें हमारे पास, ये तो हम वैसे ही नहीं कर रहे और उसमें एक ही आ रहा है सिर्फ, और निकल गया तो पूरा 10 नंबर आपका गया। तो इसको हम लोग सेफ साइड के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इसके आने के चांसेस सिर्फ 10% हैं, वो 10% को हम इग्नोर नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी को, तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। तो बेहतर है कि पहले आप ये 2 याद कर लें, टाइम बचता है तो रजनडाइल भी याद कर लें, ठीक है। बस समझ में आ गई। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, मुझसे कोई पूछता तो मैं ये बताता हूँ, फ्लेविया माइकल, ठीक है, ना कि रजनडाइल, क्योंकि ये आ गया 2023। उसके बाद क्वेश्चन 18 के बाद जब हम करें क्वेश्चन, ये समझ में आ गया सबको। स्केच में क्या होता है बेटा, ये उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है किसी कैरेक्टर के बारे में, इसको आप याद करके लिखते हैं, यू हैव टू मेमोराइज इट। और उसके अंदर हेडिंग्स हमारे पास 6 to 8 हेडिंग्स, 6 से 8 हेडिंग्स आप इसमें लगाते हैं। अगर 6 to 8 हेडिंग्स आप लिख लेते हैं तो दैट्स इट। मिनिमम 6 मैक्सिमम 8 हेडिंग आप लगा दें। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन अगर लिखना है तो उसको लेकर,
तो काफ़ी होता है, इसमें कोई लेंथ की बात नहीं कर रहे, इतने पेज का होना चाहिए, बस हेडिंग्स इतनी लग जाए 6 से 8, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब वो भले आपके 3 पेज में आ जाए, वो 4 पेज में आ जाए, वॉट एवर, ठीक है। तो ये 10 नंबर का आपके स्केच हो जाता है। इसको लाजमी मेमोराइज़ कर लें, क्योंकि इसमें स्टोरी नहीं होती है ना याद करने की चीज़ें। जैसे नसर निगार पे तबसरा आप याद करते हैं उर्दू में, वैसे ये तबसरा है डिफरेंट किरदार पर, ठीक है, उनकी क्वालिटीज़ वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव ये सब इसमें बताते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन 18 इसके बाद जब आते हैं बच्चों, क्वेश्चन 18 हमारे पास होता है, दिस इज ऐसे। ऐसे हमें लिखना होता है, मल्टीपल टॉपिक्स दिए होते हैं, 3 टॉपिक्स दिए होते हैं, उनमें से आपको ऐसे, आपको किसी एक टॉपिक पर ऐसे लिखना होता है। और ये ऐसे इंटर में कितने पेज का हम लिखना चाहेंगे, अगर हम बात करें कितने पेजेस तक की आइडियल होनी चाहिए, तो याद रखिए इसमें 3 to 4 पेजेस, बस 3 to 4 पेजेस से मुराद हम सिंगल साइड एक पेज को काउंट कर रहे हैं, तो 1.5 से 2 पेज आप कह सकते हैं उस तरह से, वरना 3 to 4 पेजेस। सिंगल साइड पेज की बात करें तो 3 से 4 पेजेस एक आइडियल लेंथ होती है, मिनिमम 3 पेज रखें, मैक्सिमम 4 पेज रखें इसकी लेंथ को, ठीक है। 2 पेज पे ख़त्म ना करें, या फिर आप इस तरह से जो है वो 5-6 पेज तक लेकर ना जाए, कभी कभार ऐसे 5-5 पेज पे जा रहे होते हैं, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये आइडियल लेंथ होती है 3 से 4 पेज हर ऐसे की। ऐसे में आप कोटेशंस लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि यहाँ आपने कोटेशंस लिखा, तो इसमें भी जो ऐसे आप याद कर रहे हैं उसके साथ आप कोटेशन भी लिख लेंगे। अब मेन बात आते हैं बेटा, सर टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्या क्या टॉपिक्स है जो हमारे पास इंपॉर्टेंट बनेंगे, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हमारे पास वर्ल्ड कप हो गया, ICC वर्ल्ड कप 2023। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आ गया पैलेस्टीन क्राइसिस। पैलेस्टीन क्राइसिस यही इस नाम से भी आ सकते, जैसे कल मैंने आपको बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ मुस्लिम यूनिटी के नाम से भी आ सकता है ये। अगला जो टॉपिक आपका आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज सोशल मीडिया, यूजेस एंड अब्यूजेस ऑफ सोशल मीडिया। एक क्वेश्चन एक और आपका जो नेक्स्ट आपके पास आ सकता है इसके अंदर है, दिस विल बी प्रॉब्लम्स ऑफ कराची। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम्स ऑफ कराची, चूँकि आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, प्रॉब्लम्स ऑफ कराची सिटी। और सबसे एंड में जो एक और आप कर लोगे ना, वो आप कर लोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर चैट जीपीटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मतलब AI पे कर लोगे तो ये तो हो ही जाएगा उसके अंदर, चैट जीपीटी वगैरह, ठीक है। तो देट इज़ 1 2 3 4 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% इसमें से एक आपका आएगा अगर ये 5 कर लो तो। ये सब करंट अफेयर्स पर, करंट टॉपिक्स पर है, दुनिया में सब यही चल रहा है, यही 5 चीज़ें जो हम देख रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में भी ये चीज़ें चल रही हैं, तो ये कर लोगे। बाकी इसके माई मीन लाइफ, पिकनिक एट सी साइड, ये सब नहीं आता है इंटर में, ठीक है। तो माई फेवरेट पर्सनैलिटी, ये सब 9-10 के ऐसेज होते हैं, इंटर में आते हैं करंट इशूज़ पर, ठीक है। इसके अलावा मजीद कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सर फला कॉलेज में वो भी आया हुआ, तो कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे इंपॉर्टेंट्स हैं, इसमें से देखिए क्या पता है तीनों ऐसे इन्हीं में से आया वो, ठीक है। एक तो मस्त टकरा जाएगा, अगर तीनों नहीं, हमें तो एक ही करना है ना, हमें क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा नहीं सोचना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आगे। इसके बाद क्वेश्चन 18 के बाद हमारे पास क्वेश्चन 19 है। अब इसमें जो ऐसे नहीं आपके पास है मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास कोई भी ऐसे नहीं है तो वो मेरे पास सारे ऐसे लिखे हैं, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 19 आपके पास जो होता है, दिस इज नरेशन। ये नरेशन हमारे पास है। नरेशन में क्या करना होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, बस ये तो बहुत ही आसान पोर्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 5 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। अभी जो 5 क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें अलग अलग टाइप के 5 आ रहे होते हैं। जैसे एक आपका होता है असर्टिव से, एक आपका होता है इंटेरोगेटिव से, है ना, 5 टाइप्स होते हैं बेटा नरेशन के। एक आपका होता है किससे भाई, इंपेरेटिव से, और एक आपका होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और लास्ट वाला आपका किससे होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बेटे 9-10 के बच्चे हंस खेल के कर लेते हैं उसको, 9 तो 10 के बच्चे आराम से ये 5 टाइप कर लेते हैं। आप तो फिर भी सेकेंडरी में हो, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे लेक्चर भी डला हुआ है मेरा 5 टाइप्स का, आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये नरेशन आपका आ जाता है क्वेश्चन 19। ये 10 नंबर का है, आपका 5 आएगा, और एक जो है वो 2 मार्क्स का होगा, तो 5 आपके जो है वो 10 नंबर के हो जाएंगे। 10 20 और 30 नंबर आपके यहाँ से बन गए 30, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका होता है, दिस इज आल्सो एन ईजी पोर्शन। इसका सबसे ज़्यादा ट्रिक इसमें लगती है, दिस इज पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन।
इसके लिए घर से कुछ पढ़ने की नीड नहीं, जो मैं बता रहा हूँ बस वो करना है। इस साल के लिए पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। पैसेज, अच्छा ये पैसेज कैसा होता है बेटा? ये पैसेज हमारे पास होते हैं सीन पैसेज, एक होता है अनसीन पैसेज जो 9-10 में आता है, बिल्कुल अलग ही आता है, क्योंकि पता नहीं कहाँ से उठा लिया। लेकिन इंटर में जो आएगा ना, फर्स्ट ईयर में भी अनसीन आता है, पता नहीं कहाँ से, लेकिन सेकेंड ईयर में सीन पैसेजेस आते हैं। सीन कॉम्प्रिहेंशन से क्या मुराद होती है बेटा? कि जो वो आएंगे जो आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनमें से ये पैसेज बन सकता है इस साल के लिए, वही 3 चैप्टर। रिफ्लेक्शंस, जिसके हम क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, रिफ्लेक्शंस प्लस द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, और इसके साथ प्लस पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैसेजेस के लिए आपके। अगरचे लास्ट ईयर 2023 में से नहीं आया है, बट इस साल भी मैं यही कहूँगा यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है पैसेज के लिए। अगर तैयारी करनी है तो इसी को करो ना, पैसेज तो बिना तैयारी के भी हो जाते हैं, उतना मसला नहीं है, ठीक है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें आपके क्वेश्चंस क्या क्या आस्क किए जाते हैं? इसके अंदर क्वेश्चन 20 के अंदर ना मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जो रिलेटेड टू द पैसेज होगा, पैसेज को देखकर आंसर निकल जाएगा। बाकी कुछ क्वेश्चन पैसेज में आंसर उसके नहीं होते हैं। वो क्या होता है? दैट इज के नेम ऑफ चैप्टर एंड ऑथर, चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम बताइए इसके अंदर। तो अगर हमने जैसे हमने रिफ्लेक्शंस पढ़ लिया तो हमें पता होता है कि ये पैसेज रिफ्लेक्शन से लिया जा रहा है। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं और शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं, पाकिस्तान के बारे में कोई भी बात चल रही है ना, अगर पाकिस्तान के बारे में, तो फिर वो पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड है। कोई फ़लसफ़ा, कोई फ़िलासफ़ी चल रहा है, ज़िंदगी जीने का तरीका बताया जा रहा है, तो वो द वर्ल्ड एज आई सी इट है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर बात हो, दुनिया की हिस्ट्री पर किसी तरह से होता है, वो रिफ्लेक्शन है। ऐसे ही समझ में आता है, 1 सेकंड में मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे समझ में आता है, क्योंकि इन तीनों चैप्टर में यही बात हो रही है। अगर हम उसको समराइज़ कर लें तो पैसेज पढ़ के भी अगर आप किसी बच्चे ने एक दिन भी किताब नहीं खोले तो उसको ही पता लग जाएगा। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बात हो रही है तो रिफ्लेक्शंस है, पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है तो फिर पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड है। इसके ऑथर कौन है? लियाकत अली खान। और अगर फ़लसफ़ा है, फ़िलासफ़ी है, वे ऑफ लिविंग बताई जा रही है तो द वर्ल्ड एज आई सी इट बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे वैसे ये चैप्टर भी, तो आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से तो नेम ऑफ चैप्टर एंड ऑथर, ये आपका पहला सवाल होता है। टाइटल बताइए और उसके चैप्टर, उसके ऑथर का नाम बताइए। और क्वेश्चन जिसमें ट्रबल क्रिएट करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं बेटा, मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड्स। अंडरलाइन वर्ड्स होते हैं, उसकी मीनिंग बतानी होती है। 3 जगह पर अंडरलाइन किया होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और कहा जाता है इसकी मीनिंग बताओ इंग्लिश टू इंग्लिश। अब देखो हम यहाँ पर तो वर्ड मीनिंग छोड़ रहे हैं, तो सर वहाँ पे कैसे करेंगे? अब ये बच्चे फंस जाते हैं ना, सर ये तो आपका पैटर्न वाला अजीब सा हो गया, यहाँ पे छोड़ रहे हैं, वहाँ पे कैसे करेंगे? तो भाई इन 3 चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग आपको करने हैं। रिफ्लेक्शंस, वर्ल्ड एज आई सी इट और पाकिस्तान एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसका PDF मैंने बनाया हुआ है, इसकी वर्ड मीनिंग्स का, जो मैं आपको भेज दूंगा। तो ये 3 चैप्टर्स की वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं है, कुछ ही है, बस वो याद कर लेंगे। उन्हीं में से कोई अंडरलाइन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। सारे चैप्टर और सारे पोम्स के बैठ के नहीं करना है इस सवाल के लिए। क्या पता आप जो वहाँ के लिए याद करें इधर पे भी एक आंक आया हुआ हो, लेकिन सारा नहीं टकराएगा, तो फ़ायदा क्या? हमें उसके लिए तो मस्त है ना, क्योंकि यहाँ तो नो चॉइस बेसिस पर अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन है। यहाँ तो हम चॉइस की वजह से हमने इसको छोड़ दिया, वहाँ तो नहीं छोड़ सकते ना इस सवाल को, वहाँ तो मस्त करना है पैसेज। तो वहाँ एटलीस्ट आपको इन 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर जो मैंने बनाए वैसे याद करना है, अलग से कोई जतन नहीं करना, आपको सारी मेहनत मैंने आपके लिए की हुई है, ठीक है। लास्ट उसके बाद क्या है? मीनिंग्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स के बाद एक आता है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ बोल्ड वर्ड्स, ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। ये भी 3 नंबर का होता है। मतलब होता है क्या बेटा, 3 वर्ड्स दे दिए जाते हैं, एक वर्ड दे दिया, दूसरा वर्ड दे दिया, तीसरा वर्ड दे दिया। जैसे एक दे दिया वैसे ही अपने मर्जी से डाल लो, स्लोली। एक दे लिया अटेंशन, और एक उन्होंने डाल दिया फेमस। और कहा जाएगा कि भाई आप इसके बताइए कि इसकी जो है वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन है, कंजंक्शन है। अब इसका मैं शॉर्टकट, लॉन्ग कट दोनों तरीका आपको बताता हूँ। लॉन्ग कट तरीका इसका क्या है? क्या पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ो बैठ के। डाले हुए लेक्चर मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है पूरी, उसमें सारे, लेकिन बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है सेकेंडरी के बच्चों के लिए, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को करिए, क्योंकि बहुत डिटेल लेक्चर मैंने उस पर बनाया हुआ है, ठीक है। वो बहुत टाइम लगेगा, 1 महीना तो आपको सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने में लग जाएगा उसके अंदर से, जो मेरे लेक्चर्स हैं।
ठीक है, बहुत डिटेल है। तो सर शॉर्टकट में कैसे करें इसको? तो एक और लेक्चर मैंने इसका बनाया हुआ है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से, या फिर MCAT में भी आ रहा होता है तो उसके लिए भी बनाया हुआ होता है हमने, कि उसमें हम क्या होते हैं मुख्तलिफ सफिक्स की मदद से क्या करते हैं बेटा, पहचान लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। वो PDF भी मेरे पास है, लेक्चर भी है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो उसमें क्या होता है, सफिक्स एंड के वर्ड से पहचान में आ जाता है हमारा जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे मैं अगर इसी में से बात कर लूँ, जैसे ये हमारे पास हो गया स्लोली, LY जब एंड में आ जाता है तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर है ये। इसी तरह से जब शन आते हैं एंड में, अटेंशन, सिचुएशन, परमिशन, हेजिटेशन, रिफ्लेक्शन, कंट्रीब्यूशन, डिवोशन, डिनोशन, डोनेशन, तो क्या हो जाएगा इन सब के केस में, ये हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज नाउन। और जब एंड में ओजुअस आता है, फेमस, क्यूरियस, गॉर्जियस, ग्रीजेरियस, ठीक है, प्रिटेंशियस, तो क्या होता है उस सूरत में, ये दिस इज एडजेक्टिव। तो बेटा ये जो एंड के वर्ड्स होते हैं उनको सफिक्स कहा जाता है, उर्दू में कहते हैं लाहका। इन लाहकों की मदद से, सफिक्सेस की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग, आराम से पहचान सकते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसके लिए मल्टीपल सफिक्सेस होती हैं, लेक्चर मेरे डले में, तो उसे भी देख सकते हैं, PDF भी है, आप देख लो मैंने किस किस की चीज़ें आपको बताई है PDF के लिए। तो ये ओवरऑल कर लोगे तो इंशाल्लाह 90+ मार्क्स जो है ना आप गेट कर सकते हो, बिना किसी परेशानी के आप पेपर कर सकते हो। तो मैंने पूरा पेपर फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट लाइन तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो मुश्किल नहीं है कोई, बस पैटर्न समझ में आना चाहिए आपको कि चीज़ें कैसे क्या करनी है। और 100% जो चीज़ें मैं बताऊँ इसी तरह से ये चीज़ें आई हुई होंगी इंशाल्लाह। तो बस आपको बस उसको क्या करना है, अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है, कॉपी पे लिखना है। चीज़ें क्या, आखिरी बात बता कर मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ, कुछ चीज़ें बताकर। मेन चीज़, सबसे पहली चीज़ प्रेजेंटेशन। इंग्लिश, उर्दू, PST मांगती है प्रेजेंटेशन। राइटिंग खूबसूरत ना हो मगर साफ़ हो, क्लियर हो। हेडिंग्स डली हुई हो प्रॉपर मार्कर के थ्रू या कट मार्कर के थ्रू, हेडिंग्स में अंडरलाइन हो और प्रोमिनेंट हो। पेज की परवाह नहीं करो, उसमें जितना प्रोमिनेंट हो सके प्रोमिनेंट लिखो। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लैक पॉइंटर का इस्तेमाल करना है वो करो, सेंट्रलाइज करके चीज़ों को लिखो, कोटेशंस को आप अंडरलाइन करो, जितना खूबसूरत आप कर सकते हो। ये मैं बॉयज़ को स्पेशली बता रहा हूँ, गर्ल्स तो चलो फिर भी कर ही लेती हैं। तो जितना कर सकते हो ना, बिल्कुल कहना कि आप ऐसा लिखते हैं कि बस कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। खूबसूरती के नंबर है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं लिटरेचर के अंदर, याद रखिएगा, जरूर है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायो में नहीं होते हैं, बट इसमें होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से करना है। एक चीज़, खूबसूरती से लिखना है, भले गलत लिखो बट खूबसूरती से लिखो। गंदगी जहाँ आ गई नंबर ऐसे ही कट गए, आप 100 नंबर से फ़ौरन से 60-65 पे पहुँच जाएंगे ईजिली, राइटिंग गंदी होने पर, ठीक है। क्लियर राइटिंग होनी चाहिए, साफ, खूबसूरत नहीं कह रहा हूँ मैं आपसे। मीन्स कि अगर आपको लिखना है, अगर आपको केमिस्ट्री लिखनी है तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप केमिस्ट्री को बिल्कुल इस तरह से, मतलब कि आप इस तरह से बिल्कुल एकदम घुमा के आप इस तरह से केमिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे करके लिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे करके एकदम यूँ करके ऐसे करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप केमिस्ट्री लिखो सीधा, CHEMISTRY, क्लियर आपको दिखे कि आपके हेडिंग्स क्लियर डालो, प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। रिमूवर का इस्तेमाल मत करो, कटिंग मत करो, यूजलेस। पहली बात, रिमूवर इस्तेमाल नहीं करो, और इसके साथ रिमूवर तो वैसे ही मना होता है इस्तेमाल करना। कट ना करो चीज़ों को, कुछ गलत हो गया है कोई इशू नहीं है, आप उस वर्ड अगले वर्ड पे बढ़ जाओ, काट के उसको फिर आगे नहीं बढ़ो, या उसको कट करके इधर काट दे उधर काट दे। जितने कटिंग आप लगाओगे उतने नंबर कटेंगे आपके। सोच के लिखो ना भाई, सही लिखो एक ही बार में, सेकेंड टर्म में आ गए, अब क्यों गलत लिखना है? सोच के एक ही चीज़ सही लिखो ना। अगर 1-2 वर्ड गलत हो गया तो उसको काटो नहीं, आगे बढ़ जाओ, उसको कोई नंबर नहीं कटते उससे। इतनी सफाई के नंबर होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, गंदगी नहीं मचानी उसके अंदर है, ठीक है। तो बाकी एक चीज़ ये कि तो एक ही बार लिखो और सही लिखो, मैं फिर बता रहा हूँ, ना रिमूव करना है ना कट अलाउ है, दोनों अलाउ नहीं है। ना रिमूव करना अलाउ है, ना इस तरह पेंसिल से या पॉइंटर से कट करना अलाउ है किसी लाइन को, दोनों अलाउ नहीं है। दोनों में नंबर कटेंगे, रिमूव करने पे भी नंबर कटेंगे, कट करने पे भी नंबर कटेंगे। तो बच के आ गया कि सही लिखो। अगर खुदा ना खास्ता गलत लिख भी दिया ना अगर एक वर्ड, तो उसको वैसे ही छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। सफाई होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर जब पेज पलटे तो पलटते ही रहे, बस उसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ क्या, इंग्लिश जब आप उसको लिखें ना बेटा, तो मैंने जैसे क्लास के स्टार्ट में भी आपको बताया, लेक्चर के शुरू में, कि प्रॉपर लिखें, सही लिखें। देखो हर इंसान को लगता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है। देखो इंग्लिश नहीं आने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है ना कि आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, और जिसको जितनी इंग्लिश नहीं आती ना उसको उतना अच्छा अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि गलत क्या है। बात समझ में आ रही है? देखो इंग्लिश एक ऐसा वो है ना, एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज ना, जो अपना सेंस क्रिएट कर देती है। आप जितना गलत बोल दो ना, सेंस क्रिएट कर देगा, एक अलग सी बात है इसके अंदर।
वर्ड को आगे पीछे भी कर दोगे ना आप तो भी सेंस क्लियर हो जाएगा। दिस इज एप्पल, दिस एप्पल इज आ, तो आप समझ जाओगे कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं कि दिस इज एन एप्पल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। इंग्लिश ऐसी जबान है ना, थोड़ा वर्ड आगे पीछे उर्दू में मसला हो जाता है, इंग्लिश में नहीं होता। तो आप ये कर लेते हैं, कभी कभार को लग रहा होता है आप सही कर रहे हैं, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, आई एम अ टीचर, आई इज अ टीचर लिख दिया देना, या इस तरह से कि द बॉयज इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो लड़के खेल रहे हैं मैदान में, तो बॉयज आर की जगह बॉय इज लिख दिया। इस तरह कुछ चीज़ें आप करते हैं, तो मैं माइनर मिस्टेक्स बता रहा हूँ, इस तरह के और कई इसलिए मिस्टेक्स आप करते हैं। तो होता क्या है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, इसका तरीका ये होता है कि एक बार लिख कर आप मुझे शो करो कि आप, मिसाल के तौर पर इसका तरीका सिंपल यही होता है कि कोई एक चीज़, कोई एक ऐसे आप खुद से लिखकर आप मुझे चेक करा दो कि सर देखिए मैं सही लिख पा रही हूँ कि नहीं, चलेगा कि नहीं, मैं खुद ही बता दूंगा कि भाई ये चलेगा कि नहीं चलेगा। ना कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहे मैं सही लिख रहा हूँ, ये सबसे बड़ी बर्बादी की जिम्मेदारी है स्टूडेंट के नंबर की। अपने ऊपर कभी नहीं सोचना, आपको हमेशा लगेगा कि आप सही लिख रहे हो, इंग्लिश के साथ ही मसला है, ठीक है। तो लेकिन जब मैं देखूंगा तो मैं उसमें 100 गलती निकाल दूंगा कि देयर आर सो मेनी मिस्टेक्स इन दिस लाइन। तो बेटा क्या तरीका है, अगर आपको इंग्लिश आती है सही तो खुद से लिखें, और नहीं आती तो जिस तरह मैंने बताया उस तरह से मेमोराइज करें, उस तरह याद करके लिख लें। इंग्लिश मसला सबसे बड़ा क्या होता है, इंग्लिश नहीं आती और बच्चे खुद से लिखते हैं। 90% कराची की आबादी यही कर रही होती है, इंग्लिश आती भी नहीं और लिखते भी खुद से हैं। इसकी वजह से 90% आबादी के नंबर कोई किसी के सही नहीं आते, सबके उल्टे पुल्टे आते हैं। ये रीज़न मैं बता रहा हूँ नंबर क्यों अच्छे नहीं आते इंटरमीडिएट में, ठीक है। जब आप इस तरह से दिमाग चलाते हो, या तो नई इंग्लिश आती याद कर लो, आती है खुद से लिख लो, बट मुझे पहले चेक करा दो। अपने ऊपर भरोसा मत करो और किसी इंग्लिश के टीचर को चेक करा के उसके बाद खुद से लिखो। बस समझ में आ गई सारी चीज़ें क्या मैं बता रहा हूँ, बस दैट्स इट।